और जो आपने हरियाणा में हमारा स्वागत किया, जबरदस्त स्वागत आपने हमारा किया, इसको हम कभी नहीं भूलने वाले हैं। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बात करने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासी पारा हाई है। यात्रा अपने पहले चरण के तहत हरियाणा में 3 दिन गुजार चुकी है। 3 जिलों से होकर यात्रा गुजरी है, जिसके बाद यात्रा अब दिल्ली पहुंचेगी और एक ब्रेक के बाद फिर से यात्रा का आगाज किया जाएगा। लेकिन हरियाणा में जब से यात्रा पहुंची तो 3 दिन की यात्रा के बीच अलग अलग तरह की बयानबाजी देखी और सुनी गई। यात्रा स्थगित किए जाने के केंद्र के अनुरोध को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया, इसको साजिश करार दिया गया, आरोप लगाए गए। तो साथ ही राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर उन्हें सर्दी न लगने को लेकर भी वार पलटवार शुरू हो गया है। यात्रा के असर, यात्रा और सियासत को लेकर चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट आप देखें। और जो आपने हरियाणा में हमारा स्वागत किया, जबरदस्त स्वागत आपने हमारा किया, इसको हम कभी नहीं भूलने वाले हैं। दक्षिण भारत से चली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अलग अलग राज्यों से होकर हिंदी भाषी राज्यों में आ चुकी है। यात्रा हरियाणा पहुंची, पहले चरण में 3 जिलों से गुजरी। यूं तो यात्रा जब से शुरू हुई है, यात्रा को लेकर बयानबाजी और सियासत जारी थी, लेकिन जब से हरियाणा में यात्रा ने एंट्री ली, तब से यात्रा को लेकर टीका टिप्पणी का सिलसिला तेज हो गया। दरअसल राजस्थान से यात्रा नूह से प्रवेश कर हरियाणा में आई तो कोरोना को लेकर यात्रा पर सवाल उठने लगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से राहुल गांधी को पत्र लिखा गया तो कांग्रेस ने इसे यात्रा के खिलाफ साजिश और बहाना करार दिया। यात्रा के हरियाणा में तीसरे दिन फिर सरकार को घेरा गया और राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि 8 साल मेरी छवि खराब करने के लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने यात्रा की। यात्रा के माध्यम से सरकार के हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। साथ ही राहुल गांधी ने आने वाला समय हरियाणा में कांग्रेस के साथ चलकर किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और युवाओं का कहा कि नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा करते हैं, वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। 6, 7, 8 साल हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। मैंने एक शब्द नहीं बोला। जितने भी उन्होंने मेरे बारे में झूठ बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं चुप रहा। आपने देखा होगा मेरे बारे में जो भी कहते थे, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने अपने आप को बचाने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा ये गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। आप देख लो, मीडिया देख लो, 8 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला। और फिर एक महीने में इनके हजारों करोड़ रुपए को जला दिया मैंने। फिर कहते हैं ठीक है भैया, हिंदी बेल्ट में तो फेल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में आए, वो महाराष्ट्र से बड़ी सुनामी चल गई। राजस्थान में उससे भी जबरदस्त। और हरियाणा में तो कोई जवाब ही नहीं है। अब देखो क्या कह रहे हैं। अब कह रहे हैं, मुझे चिट्ठी लिखी हेल्थ मिनिस्टर ने, राहुल जी कोरोना वापस आ गया है, कोविड वापस आ गया है, यात्रा को बंद कीजिए, यात्रा को बंद कीजिए। अच्छा, बाकी हिंदुस्तान में पब्लिक मीटिंग जितनी करानी करा लो, बीजेपी करा सकती है, मगर जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पे कोरोना और कोविड है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वार पलटवार चरम पर दिखा। कांग्रेस ने लोगों को यात्रा में शामिल होने से रोकने के आरोप लगाए, बिजली काटने के आरोप भी लगाए गए। वहीं राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने चुटकी ली और पूछा कि राहुल बताएं कि उन्हें सर्दी क्यों नहीं लगती। जाहिर है यात्रा को लेकर विवाद, बयान और सियासत शिखर पर है, लेकिन बार बार राहुल गांधी नफरत और प्रेम की सोच को लेकर बयान दे रही हैं। दावा ये है कि आने वाला समय हरियाणा में कांग्रेस का है।
ऐसे में सवाल ये कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से क्या कांग्रेस को 2024 में चुनावी फायदा होगा, और क्या हिंदी भाषी राज्यों में यात्रा के आने से सरकार में घबराहट या बौखलाहट है, या केवल ये आरोप है। साथ ही सवाल तो ये कि क्या वाकई कोरोना की आड़ में भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करवाने की साजिश हो रही है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, और क्या कुछ बड़ी बातें आज राहुल गांधी की ओर से कही गई हैं, ये आपने देखा और सुना इस रिपोर्ट में। साथ ही क्या आरोप लगाए गए हैं, कोरोना का भी जिक्र हो रहा है। कोरोना को लेकर अपील की गई है, अनुरोध किया गया है कि राहुल गांधी यात्रा को स्थगित कर दें, तो उसको लेकर भी वार पलटवार शुरू हो गया है। लेकिन कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलने वाली है, चुनावी असर कितना और क्या रहने वाला है हिंदी भाषी राज्यों में, और खासतौर पर चूंकि हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस को कितनी मजबूती आने वाले दिनों में इस यात्रा के माध्यम से, यात्रा के जरिए मिलेगी, चर्चा हम करेंगे। खास पैनल हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलोत जी हमारे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी चर्चा में जुड़े हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता जोगेंद्र मोर जी, साथ ही जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है सभी का। चूंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हम बात कर रहे हैं, शुरुआत कांग्रेस से होगी। जोगेंद्र मोर जी, कैसे रहे 3 दिन, और तीनों जिलों में किस तरह का उत्साह लोगों में आप लोगों ने देखा है, और कितनी बड़ी संख्या में लोग, कितनी बड़ी तादाद में लोग राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल हुए, क्या कहेंगे? देखिए ज्योति जी, आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा और राहुल जी के बयान से भी सुना होगा कि जो यात्रा बढ़ी, ये इनको लगता था कि हिंदी भाषी प्रदेशों में यात्रा जो है उसको इतना समर्थन नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में उससे ज्यादा, राजस्थान में उससे ज्यादा, और हरियाणा में तो अभूतपूर्व है रहा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आप देखिए कि जहाँ से राजस्थान में मतलब यात्रा जो है हरियाणा में प्रवेश करती है मुंडका से, वहां से लेकर और फिरोजपुर तक बहुत लंबा एक रास्ता जहाँ पे कोई गांव नहीं था बीच। उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में इतना जनसमूह थी, ना तो आंखों के मतलब नजर में जनसमूह को मतलब कैद किया जा सकता था, ना कैमरे के लेंस से, और सुबह 6 बजे कड़कड़ाती की ठंड में इतने अपार जनसमर्थन, इतना अपार जनसमूह, ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल और एक इतना बड़ा जन आंदोलन जो है राहुल जी की इस यात्रा को लेकर एक सार्थक, और उससे मतलब उससे इतनी घबराई हुई मतलब सरकार की राहुल जी की यात्रा से कि हरियाणा के अंदर इतना अभूतपूर्व जो मतलब समर्थन मिला है, उससे पूरी की पूरी सरकार और पूरा तंत्र जो है बौखला सा गया कि इतना जन समर्थन इनको नहीं लगता था कि हरियाणा में इतना जन समर्थन जो है वो इस यात्रा को मिलेगा, और इसमें कोई शक्ति गुंजाइश नहीं। ये एक बहुत बड़ा, आप देखिए कि विश्व कीर्तिमान के समान मतलब ये है, ये यात्रा नहीं जन आंदोलन है। राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम भारत जोड़ने की बात करते हैं, हम भाईचारे बंधुत्व की बात करते हैं। ये वो पार्टी है जिस पार्टी ने देश के जंग आजादी में सबसे ज्यादा नेता जो है वो इस देश को दिए हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये कभी से विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है। कुछ ताकतें देश को विखंडित करने वाली ताकतें हैं, और हम भारत को जोड़ने में विश्वास रखते हैं, सब नागरिकों को समान मान के चलते हैं। और हरियाणा के अंदर आप देखेंगे इस यात्रा ने एकदम से माहौल बदल दिया है, और इतना अपार जनसमूह, सैलाब का सैलाब जो है, और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर मतलब बहुत दूर दूर तक राजस्थान के बॉर्डर से लेकर फिरोजपुर जिला तक लगभग 15 किलोमीटर तक कोई भी गांव नहीं आता था, उसके बावजूद भी इतना अपार जनसमर्थन जो आप देख रहे हैं वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जो था दिन रहे हैं, और किन्नों के किन्नों से देखेंगे कि अपार जनसमर्थन इस यात्रा को मिला। चलिए गहलोत जी, एक तरफ तो दावा है कांग्रेस का कि अपार जन सैलाब उमड़ा और जनता का समर्थन साथ मिला, सहयोग मिला, जनता कदम से कदम मिलाकर राहुल गांधी के साथ चली। दूसरी ओर कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के खेमे में, सरकार में बौखलाहट है, घबराहट है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर। देखिए, हमारे बीजेपी पार्टी में किसी तरफ की कोई बौखलाहट नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हरियाणा में ये ज्यादा से ज्यादा यात्रा करें, क्योंकि आप देखिए जब से राहुल गांधी को नेतृत्व मिला कांग्रेस में और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला, उसके बाद एक भी चुनाव ये नहीं जीते, लगातार चुनाव हारते चले गए। और जहां से भी राहुल गांधी गुजरते हैं वहां कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाता है।
और मैं इन्होंने कहा है कि नफरत की ये मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं। मैं याद दिला देता हूँ 1984 में पूरे भारतवर्ष में सरदार जो सबसे बहादुर कौम है उनके साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया था, कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो नफरत थी या वो प्यार था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है और हम पूरे देश को एक इकाई मान करके हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार सभी लोगों के लिए कल्याणकारी योजना इस देश में लागू कर रही है और उनसे लोग प्रभावित हो रहे हैं। और आज मैं ये कहता हूं कि हमारे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का संगठन सबसे बड़ा है। ये बात करने को तो कुछ भी कह दें, बसों में भर के लोगों को ले जाएं, जब वापस चले जाएंगे तो वो कांग्रेस वही जीरो हो जाएगी। और हमारी पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस तरह के कार्य कर रही है उससे सारी जनता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ आकर्षित हो रही है और सब लोग दूसरी पार्टियों को छोड़ कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। अच्छा। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, जो कैंसर पीड़ित हैं उनको 2500 रुपए देने का उन्होंने घोषणा की है। मैं एक बात मुझे पहले कहनी चाहिए थी, मैं भूल गया। आज जो हमारे जवान दुर्घटना में शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मैं ये राहुल गांधी की इस यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। और कल के बाद मैं आपको भी कह रहा हूं, आप राहुल गांधी को ढूंढ ही लेना कहां गया। ये तो 6 महीने विदेश में रहते हैं और 6 महीने यहाँ रहते हैं। हमारी हरियाणा की सभ्यता का नहीं पता। मैं उनका भाषण सुन रहा था कि मैंने 100 दिन के अंदर जानने की कोशिश की हमारे उसमें क्या तकलीफें हैं। तो भैया 60 साल तक आप चूसते रहे देश को, आज आपको जानने का समय मिला है और आप कहते हो हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। इनको कुछ नहीं पता, इनको गाजर मूली के उसका तो फर्क का पता ही नहीं है कि हरियाणा में क्या करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। चलिए चर्चा में आगे बढ़िए। शुरुआत में आपने कहा कि जब से भूपेंद्र हुड्डा को कमान दी गई है तब से हारते गए हैं, तो ठीक है। देखिए, मुख्य विपक्षी पार्टी तो उन्हें कमान दिए जाने के बाद बनी। एक राज्यसभा की सीट भी दीपेंद्र हुड्डा ने जीती, ठीक है। 2005 की भी आप बात करेंगे तो उसके बाद भी रिपीट किया, भले ही बहुमत नहीं मिला। ये कुछ फैक्चुअल बातें, इसलिए बातें मैं कह रही हूँ। साथ ही बड़ौदा बाई इलेक्शन भी जीता। चलिए अब आगे बढ़ेंगे चर्चा में। गुलिया साहब, आपने सुना होगा राहुल गांधी को। आज की स्पीच की बात करें, जब से यात्रा शुरू हुई है, उनकी भाषा शैली है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, बॉडी लैंग्वेज है, वो एक बहुत आप कह सकते हैं कि परिपक्व नेता वाली एक छवि उनमें दिखती है। आप जाहिर है विरोधी दल से हैं, आपके लिए मानना तो मुश्किल होगा, लेकिन उनकी स्पीच को सुनकर, उनको देखकर, उनकी यात्रा में जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, क्या आप ये मानेंगे कि उनकी स्वीकार्यता तो बढ़ी है पहले के मुकाबले इस यात्रा के माध्यम से? नहीं ज्योति जी, देखिए, मैं तो जब ये यात्रा शुरू हो रही थी, हरियाणा आ रही थी, तब भी हमने कहा था कि स्वागत है राहुल गांधी जी। देखिए, दुष्यंत जी ने भी एक बात कही, इतनी बड़ी यात्रा वो करके आए, कोई छोटी बात नहीं है। वो यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए शुभकामनाएं हमारी। वो उनका लोकतांत्रिक राइट है, उसको अवेल भी करना चाहिए। और एक हर राजनीतिक दल की इच्छा होती है कि वो अपने दल का प्रचार करे, उसका प्रसार करे। वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज्योति जी, मुझे एक आपत्ति है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता क्या इन्होंने ठेका ले रखा है क्या किसी चीज का? सारे जो है देश की आजादी में कौन? क्या भगत सिंह जी कांग्रेसी थे? क्या राजगुरु जी कांग्रेसी थे? क्या बटुकेश्वर दत्त जी कांग्रेसी थे? चंद्रशेखर आजाद जी कांग्रेसी थे? ये किन की क्या बात कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस जी को जो ये कांग्रेस भुलाने वाली कांग्रेस है, और जिस प्रकार से ये लोग अपना प्रचार प्रसार करने लगे कि कांग्रेस ने बलिदान, क्या कांग्रेस ने बलिदान? क्या आपने ठेका ले रखा है इसका? अरे राजनीतिक दल ही एक था। आप लोगों ने इतिहास को अपने हिसाब से तरोड़ मरोड़ के पेश कराया। मतलब हर बात राजनीति की, बोला कांग्रेस ने बलिदान, कांग्रेस ने बलिदान। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के साथ मिली भगत करके और अपने आप को और कुछ चेहरों को चमकाने का काम किया। आप ये बात कह करके उन लोगों को जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया भारतवर्ष की आजादी के लिए, ताकि हम खुली हवा में सांस ले सके,
आप ये बात क्या करके उन लोगों का अपमान करने का काम करते हैं कि कांग्रेस का योगदान था, कांग्रेस का योगदान था। मैं कड़ी आपत्ति है ज्योति जी मुझे इस बात को लेकर के कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को महिमा मंडित करने में लगे हैं। बल्कि कोई मैं तो एक चीज और कहता हूं, कितने का जितना ये नाम लेते हैं, कितने कांग्रेसी थे जिनको सजा हुई, कितने कांग्रेसी थे जो मौत के घाट उतारे गए, कितने कांग्रेसी थे जिनको फांसी हुई, तो अंग्रेजों के मुखबिर थे, उनके साथ मिलकर के काम करने वाले लोग थे। तो कम से कम इनको इस बात का आगे से ध्यान रखना चाहिए कि देश की आजादी में अपना सर्वस्व जो इन्होंने न्यौछावर कर दिया, कम से कम ये उन लोगों का अपमान ना करें। इस विषय पर तो हमने चर्चा की थी। खड़गे मल्लिकार्जुन, देखिए ठीक है, आप आइएगा इस जवाब पर भी। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी पिछले दिनों कहा गया कि कांग्रेस ने सबसे अधिक बलिदान दिए, या उसके बाद भी इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए, राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कि देश के लिए भी समर्पण सबसे अधिक दिया गया। इस पर हमने एक दिन डिबेट की थी, एक दिन हमने इस पूरे विषय पर चर्चा कर ली थी कि क्या शहादत को, शहीदों को, या जो लाखों या बहुत बड़ी संख्या में दरअसल जो अनाम शहीद थे, क्या उनकी शहादत पर भी सियासत हो सकती है? उस बयान को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आपको आपत्ति थी, आपने आपत्ति दर्ज की कि इस तरह का दावा नहीं होना चाहिए। कम से कम आप यात्रा पर आए कि राहुल गांधी की इस यात्रा से, या जो मेहनत वो कर रहे हैं, जिस तरह से यात्रा वो निकाल रहे हैं, साउथ से लेकर अब उत्तर में आ गए हैं, क्या फायदा मिलेगा पार्टी को? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा ज्योति जी, लेकिन उनका काम इतनी दूर वो पूरे देश के अंदर पैदल चले हैं, वो एक अच्छी बात है। देखिए, कठिन काम होता है, इस प्रकार से यात्रा करना वो कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की, देखिए अब राजनीतिक 2024 के अंदर क्या समीकरण होंगे, क्या चुनाव के होंगे, मैं तो एक चीज कहता हूं, तो हरियाणा प्रदेश के लोग तय करेंगे। हम लोग तो अपना मैनिफेस्टो हाथ में लेकर के जाएंगे कि ये वादे आप लोगों के बीच में करके आए थे, इतनी सीटें हमें दी थी, इतने वादे हमने पूरे करे। अब ये निर्णय तो हरियाणा प्रदेश के लोग लेंगे कि उन्हें काम के नाम पर वोट देनी है कि इस प्रकार से राजनीति करने वालों के नाम पे वोट देनी है। ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी, देखिए जब से यात्रा शुरू हुई है, राहुल गांधी एक ही पिच पर हैं लगातार कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रही हैं, हम मोहब्बत बांट रहे हैं, हम प्रेम बांट रहे हैं। आपको लगता है कि ये संदेश जनता तक पहुंच पाएगा? जी बिल्कुल। देखिए ज्योति जी, ये तो सच्चाई है, ये कितने भी बात करें टीवी के ऊपर बैठ करके, नफरत फैलाने में इन लोगों ने किसी प्रकार की कोई कसर हिंदुस्तान में नहीं छोड़ी है। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में तो जात पात का इतना ज्यादा इन्होंने नफरत फैलाने की बात की है। इन्होंने बहुत कोशिश की नफरत फैलाने की, लेकिन ये तो हरियाणा प्रदेश के निवासियों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि फिर भी कहीं न कहीं अपने भाईचारे को कायम रखते हुए आराम का जीवन जीते हैं और भाईचारे को बनाए रखने का काम इन्होंने किया है। देखिए, जिस प्रकार से ज्योति जी यात्रा की बात है, अब यात्रा कोई भी है, एक बहुत बड़े परिवार के ये नेता है राहुल गांधी जी, एक राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी भी है, और इसमें भी कोई संशय नहीं, कोई कुछ कहे। लेकिन मैं मानता हूं कि उस टाइम बेशक हमारे देश में एक ही राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी, और जितने भी बलिदान हमारे युवाओं ने दिए, हमारे नेताओं ने दिए, कहीं न कहीं उसमें कांग्रेस पार्टी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम की कांग्रेस पार्टी और आज की कांग्रेस पार्टी में जमीन और आसमान का अंतर है। उस टाइम जो कांग्रेस पार्टी हुआ करती, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी रहे, देवीलाल जी भी रहे हैं, तो उन्होंने उनमें वास्तव में देश के एक जो हमारी जो ना गुलामी थी उसको आजाद करवाने में सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा, पूरे देश का ही योगदान रहा। लेकिन आज की जो कांग्रेस है वो बिल्कुल डिफरेंट कांग्रेस है। 1985 के बाद जो भी हालात कांग्रेस में बदले हैं वो बिल्कुल स्वार्थ के ये लोग बन गए हैं, लेकिन इनसे आगे कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार निकली हुई है। देखिए, जिस प्रकार से अचानक मैं बात करूं, यात्रा को स्थगित करने का इन्होंने एक नोटिस निकाल दिया। मैं मानता हूं कि कोरोना एक भयंकर महामारी हम झेल चुके हैं, 2 लहर हम झेल चुके हैं, लेकिन अचानक एकदम से इस तरह का नोटिफिकेशन देना ये गलत है कि भाई यात्रा को स्थगित करो या इसके प्रोटोकॉल को फॉलो करने का काम करें। हिंदुस्तान में आपने कहीं प्रोटोकॉल को लागू नहीं किया, यात्रा के ऊपर लागू करने का काम जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है, और एक लोकतंत्र में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आपने भी बताया और हमने टीवी चैनलों पर दिन में भी देखा कि जहां राहुल जी का रात्रि ठहराव था, वहां शाम को 6 बजे लाइट चली जाती है और सवेरे 6 बजे तक लाइट गायब रहती है। तो ज्योति जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, आज हरियाणा प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहा है, देखो ये भी मैं मानता हूं,
कहीं लाइट खराब हो जाती है तो 15 मिनट में वहां पर वर्कर पहुंच करके उस लाइट को ठीक करने का काम करता है। और किसी गांव में एक राष्ट्रीय स्तर का नेता रुका हुआ है और वहां पूरी रात लाइट गायब रहती है, तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये कोई संयोग हुआ कि लाइट भाग गई, पोल टूट गया, तार टूट गया, कि संयोग हुआ या ये किया गया? ये एक नई बात जो है ना हो रही है। दूसरी बात जो इन्होंने कही है टी शर्ट वाली बात, हाँ ये मैं जरूर पूछूंगा, हमारे मोर साहब से भी जरूर पूछूंगा। और ये वास्तव में मैं तो ये कहता हूं, मैं दिन में भी एक टीवी की डिबेट पर बैठा था और मैंने वहां भी ये बात कही, ये तो जांच का विषय मैं मानता हूं इसको। देखिए इतनी कड़ाके की ठंड है, अब राहुल जी कौन सी चक्की का आटा खाते हैं या कौन सी उनके ऊपर दैवीय शक्ति है? देखिए इतनी सर्दी में भी वो टी शर्ट पहन करके यात्रा निकाल रहे हैं। मैं तो बहुत उनको बधाई भी देता हूं कि इतनी सर्दी में वो टी शर्ट में यात्रा कर। लेकिन ये चर्चा का विषय जरूर है। दिन में भी हम कई जगह बैठे वहां बात चल रही थी कि भाई टी शर्ट में कैसे निकल जाते हैं इतनी सर्दी में। ये जरूर जांच का विषय है। इसकी तो मैं कहता हूँ SIT गठित होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कौन सी दैवीय शक्ति उनके अंदर आ गई है या कोई अलग से आटा खाते हैं वो। ठीक है, देखिए सुबह सुबह जब सभी नेता बड़ी बड़ी जैकेट के साथ या सर्दी के कपड़े पहनकर निकलते हैं, कुछ देर के लिए दीपेंद्र हुड्डा की ओर से भी ठीक सफेद रंग की टी शर्ट पहनी गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी जैकेट पहनी। ये कम से कम चर्चा का तो विषय है, इस बात पर चर्चा हो रही है और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर राहुल गांधी को सर्दी क्यों नहीं लगती है। जेपी दलाल की ओर से भी आज पूछ लिया गया कि अगर राहुल बता दें तो जो हमारी सीमा पर जवान हैं उन्हें भी हम वो फॉर्मूला दें, उन्हें कम से कम सर्दी ना लगे। ये चर्चा का विषय तो है, इस पर भी आएंगे, हम जवाब लेंगे मोर साहब से। राजकुमार जी, पहला चरण हम मान सकते हैं चूंकि कल दिल्ली जाएंगे राहुल, समापन होने वाला है, क्या निचोड़ निकलता है इस पहले चरण का और क्या हासिल कांग्रेस पार्टी को? मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दो संदर्भों में देखता हूँ, दो पृष्ठभूमि इसके पीछे देखता हूँ। एक तो 2014 के बाद से लगातार ये धारणा मजबूत हुई राजनीतिक गलियारों में भी और मीडिया में भी कि कांग्रेस जनता से कट चुकी है, कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है। दूसरी एक धारणा राहुल गांधी के बारे में बनी या बनाई गई, वो एक चर्चा का विषय हो सकता है, बहस का विषय हो सकता है कि राहुल गांधी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। एक हफ्ते 2 हफ्ते देश में रहते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, अचानक अवतरित होते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो अगर उन दो धारणाओं के मद्देनजर देखें तो मुझे लगता है कि ये एक गंभीर कोशिश थी कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में धारणा बनी या बनाई गई उसको तोड़ने की। बिल्कुल, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आज जो भी देखा हो उसकी, और राहुल गांधी आज किसी पद पर न भी हो पार्टी में, लेकिन पार्टी के स्वाभाविक और स्वीकार्य नेता है और राजनीति में अपेक्षाकृत युवा है। मान लिया कि वो 3-4 बार सांसद रह चुके हैं और ये मानना चाहिए कि भारतीय राजनीति को, भारतीय राजनीति की जो वास्तविकता उनको समझते होंगे। तो अगर उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में लोगों की धारणा को तोड़ने के लिए, पार्टी को लोगों से जोड़ने के लिए और इस देश को जानने के लिए एक लंबी यात्रा करने का फैसला लिया, तो मुझे लगता है उसका राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ के स्वागत करना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि इस पूरी यात्रा में, जैसे आपने भी टिप्पणी की कि कई बार राहुल गांधी बहुत मैच्योर नजर आते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोलते हैं, कई बार लगता है। लेकिन जब वो ज्यादा देर तक बोलते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे वो उन्हीं चीजों को रिपीट करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस यात्रा 100 दिन की यात्रा होगी, करीब 107 दिन की, 166 दिन की। उसके बावजूद राहुल गांधी का जो राजनीतिक नैरेटिव है, राजनीतिक जो बोलने का एजेंडा है, वो आरोप प्रत्यारोप से बाहर नहीं जा पा रहा, आगे नहीं जा पा रहा। और स्पष्ट कहूं तो 106 दिन की यात्रा के बावजूद वो कांग्रेस को कोई नई दिशा दे पाए हों, ऐसा मुझे अभी तक नहीं लगा। या अगले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का कोई नया एजेंडा सेट कर पाए हो, ऐसा अभी तक नहीं लगा। हाँ, ये बात सही है कि राजस्थान में अच्छा जन समर्थन मिला, हरियाणा में मिला, तो इसमें आश्चर्य क्यों होना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस सत्तारूढ़ दल है, हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल है, 31 सीटें जीती थी। तो अगर यहाँ जन समर्थन नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। एक और बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं हरियाणा में कि जो बड़े नेता हरियाणा के कांग्रेस के आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, एक मंच में एक साथ बैठ रहे वो तैयार नहीं होते थे, वो कम से कम 3 दिन
साथ साथ चलते हुए बैठते हुए दिखाई दिए जी तो देखने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है तमाम किंतु परंतु के बावजूद कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को भी और कांग्रेस को भी सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होने वाला। बिल्कुल फायदा ही होगा। ये अभी तक इसलिए भी लग रहा है क्योंकि काफी जो बात आपने शुरुआत में कह दी ना कि एक तो जमीन से जुड़ाव खत्म हो गया है, लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी नहीं जाती। एक तो ये धारणा खत्म करने के लिए भी बहुत बड़ी एक कामयाब प्रयास के तौर पर इसको देखा जा सकता है। जी तो राहुल गांधी कदम है जी, वो उस तरह की राजनीति में आदि नहीं रहे हैं जी, वो एक परिवार की पृष्ठभूमि से राजनीति में आए हैं, वो संघर्ष का रास्ता तय करके नहीं आए। उसके बावजूद अगर उन्होंने फैसला किया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करेंगे तो एक साहसिक फैसला है। बिल्कुल। और साथ ही उनकी जो छवि है जिसको लेकर वो बार बार कहते हैं कि 8 साल से हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए उनकी छवि खराब करने के लिए, वो छवि वो राजनीति में ज्योति जी मैं इसको अच्छा नहीं मानता, लेकिन कोई एक दल ही ऐसा काम करता है या कोई एक नेता ही ऐसा काम करता है ये भी नहीं है। बिल्कुल। हमारी राजनीति का स्तर पिछले 20-30 साल में यही बन गया है। ठीक है। आरोप प्रत्यारोप और दुष्प्रचार के अलावा कोई सकारात्मक राजनीति हम करते हुए देख नहीं पाते लोगों को। बिल्कुल अपवाद हो सकते हैं। जी मोर साहब, ये बात बार बार सभी के जहन में आती है, खुद मेरे जहन में भी, बाकी जो भी लोग राहुल गांधी को देखते हैं कि क्या राहुल गांधी को सर्दी नहीं लगती है। तो क्या किसी कांग्रेस नेता को बताया उन्होंने कि आखिर क्या कारण है घने कोहरे के बीच भी, सुबह सुबह भी, देर शाम भी, रात को भी केवल सफेद रंग की टी शर्ट पहनी है और उसी में साउथ से लेकर अब हिंदी भाषी जो राज्य हैं हरियाणा तक आ गए हैं, दिल्ली एनसीआर तक आ गए हैं, तो सबके जहन में है क्या राहुल को सर्दी नहीं लगती है? देखिए ज्योति जी, कुछ चीजें तो है जिनको आधिकारिक तौर पर मैं कुछ कहूँ वो मैं नहीं कहने की स्थिति में नहीं हूँ ऐसी स्थिति, लेकिन हो सकता है कि किसी व्यक्ति की कुछ शरीर की अवस्थाएं हो सकती। बहुत से योगी सन्यासी ऐसे लोग हैं जो लगोटी में आपको पहाड़ों में भी बैठे मिलेंगे, नदियों में भी बैठे मिलेंगे। कुछ मतलब गाँव में बहुत से बुजुर्ग जो खेत में काम करते हैं, बहुत से लोग जो काम करते हैं खेत में, पानी लगाते हुए भी कुर्ते में आपको मिल जाएंगे। सारा साल ठंडे पानी में नहाते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये व्यक्ति की खुद की साधना मतलब ये हो सकता है उनके शरीर की इम्यूनिटी या उनके जिस तरीके से वो 6 बजे तो आपको लगता है वो 4 बजे जो है उठ लेते हैं और अपनी दिनचर्या आरंभ कर लेते हैं। देखिए अगर किसी को सर्दी अगर भी लगती है तो लगेगी जोगिंद्र मोर्जी, उसमें तो किसी का कोई जोर है नहीं, लेकिन कहीं एक फैक्टर ये तो फैक्टर नहीं है कि हजारों की संख्या में एक बड़े काफिले में राहुल अलग से नजर आए, कहीं पीआर टीम की ओर से तो नहीं सजेस्ट किया गया। देखिए ज्योति जी, आप खेलते हुए देखेंगे, क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे, स्टेडियम में लोग जैकेट पहने हुए मिलेंगे और आपको बॉलिंग करता हुआ मिलेगा तो वो टी शर्ट में नजर आएगा आपको। बहुत सी जगह पे ऐसा होता है। तो मैं कह रहा हूँ वो 4 बजे उठते हैं, अपने आप को वार्म अप करते हैं और फिर आपने बार उनको देखा होगा कि वो अपनी चलते कई बार अपने कंधों को इस प्रकार से एक्सरसाइज करते हैं, फिर कभी जोड़ते हैं, कभी इस प्रकार से करते हैं। तो मतलब उन्होंने अपने शरीर को इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। और मैं जो है मेरे अजीज बुलिया साहब को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का अपमान करके कहीं न कहीं जननायक चौधरी देवलाल जी का अपमान कर रहे हैं। जो पार्टी जननायक चौधरी देवलाल के नाम पे बनी हो वो भी कांग्रेस में रहे हैं, उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए यात्राएं बहुत की है, वो भी जेलों में रहे हैं। एक ऐसा नहीं है एक ही राजनीतिक पार्टी थी उस वक्त भी बहुत सी राजनीतिक पार्टियां थी। और आप अगर देखेंगे जो पहला चुनाव हुआ था दायर की सिस्टम में उसमें कांग्रेस तो चुनाव नहीं लड़ा था, हिंदू महासभा ने तो चुनाव लड़ा था, उसमें कांग्रेस ने तो उसमें चुनाव भी नहीं लड़ा। ठीक है मोर साहब, आगे बढ़ेंगे अभी चर्चा में। जहां तक ताऊ देवीलाल की आप बात करते हैं तो 71-72 में कांग्रेस से रास्ते अलग किए थे और बड़े नेताओं में से एकमात्र वो नेता थे जिन्होंने कांग्रेस में वापसी कम से कम नहीं की, अपना दल अलग अलग स्वरूप के साथ अपना दल बनाया, एकमात्र रीजनल पार्टी थी जो कामयाबी हुई। जी कभी रहे थे, ठीक है आपकी बात जी बिल्कुल, मैंने कहा कि उससे पहले कांग्रेस में रहे, 70 के दशक में रास्ते अलग, ठीक है जी। गहलोत जी, जो बार बार ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि 7 से 8 साल में राहुल गांधी की छवि खराब करने का प्रयास किया गया, लेकिन यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने उस छवि को बेहतर बनाया कि कांग्रेस पार्टी की छवि में भी सुधार के, क्या कहेंगे? देखिए मैं ज्योति जी कहना चाहता हूँ उसकी भारतवर्ष की छवि तो थी नहीं, वो तो ज्यादातर लोग विदेश में रहते हैं। अच्छा। और मैं 2-3 बातों पे क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो आपने कहा कि उनको ठंड नहीं लगती,
4 महीने मैं भी न्यूजीलैंड रह के आया था, तो वहां से आया तो मुझे भी ठंड कम लगी थी। अच्छा। क्योंकि उन देशों में नॉन वेज खाया जाता है और उन देशों में सबसे ज्यादा ये गऊ का जो मीट है वो खाते हैं। हमारे देश तो आपको सर्दी क्यों नहीं लगी फिर? मैं ये वहाँ पे तो ठीक है, बीफ खाते हैं, बीफ खाने वालों को सर्दी नहीं लगी, वहाँ से आके आपको क्यों नहीं लगी सर्दी, ये भी आप बता दें। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ठंड की आदत हो जाती है तो फिर उतनी ठंड जितनी हमारे यहाँ दिसंबर में है इतनी वहाँ कम से कम पड़ती है। अच्छा। तो आदत हो जाती है, क्योंकि ये लोग तो ज्यादातर विदेश में रहते हैं, इसलिए इनको हरियाणा की और देश की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात मैं कहूँ, दोनों मेरे साथी लोकदल के ने भी और मोर्चा साहब ने भी एक बात कही, कांग्रेस का जिक्र किया कि चौधरी देवीलाल भी कांग्रेस में रहे, दूसरे लोग भी कांग्रेस में रहे। इनको थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये वो कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस तो जब इंदिरा गांधी ने उनको खत्म कर दिया था, स्वतंत्र कांग्रेस के नाम से कांग्रेस बनी थी और जिसके मोरारजी देसाई जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बने थे, वो कांग्रेस तो वो थी, वो तो खत्म हो गई। ये तो जब 77 में इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के बाद 75 में इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के बाद इंदिरा कांग्रेस का नाम दिया था, जिनका जो खूनी पंजे का निशान इनको मिला था, उसमें ना कभी चौधरी देवीलाल रहे ना कोई दूसरे लोग रहे। इन्होंने उस समय भी जो देश के साथ किया सब लोग जानते हैं कांग्रेस ने क्या किया था। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए ये कांग्रेस अब जो वो कांग्रेस नहीं रही, अब तो ये राजे महाराजाओं की पार्टी हो गई। पहले संगठन होते थे, हरियाणा में 8 साल से कोई संगठन नहीं बना और ये तो बाबू बेटे की पार्टी तो हरियाणा में है और माँ बेटे की पार्टी, भले कहने को दूसरा आदमी इन्होंने अध्यक्ष बना लिया खड़गे जी को, लेकिन किसकी चलती है सब लोग जानते हैं। हरियाणा में उदय भान जी को प्रधान बना दिया, लेकिन किसकी चलती है सब लोग जानते हैं। ये लोगों से छुपी हुई बात नहीं होती, कोई कितना प्रचार कर लो, लोग सब जानते हैं कि इन लोगों ने क्या किया था। हुड्डा साहब ने क्या किया, 9.5 साल इनकी सरकार रही, किसानों की कैसे जमीनों को हड़पने का काम किया, कैसे खर्ची पर्ची पे नौकरी लगाने का काम किया, वो लोग भूले नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस तो अब खत्म हो गई है। ये लोग अगले इलेक्शन में 24 तक ये इंतजार करेंगे, 24 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और हरियाणा में जो इमरजेंसी के बाद 70 में चुनाव हुए थे, वहाँ इनकी 6 सीटें आई थी। 85 में जो चुनाव हुआ चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में, वहाँ इनकी 5 सीटें आई थी। अब की बार इनका उनसे भी बुरा हाल होगा और ना लोग राहुल को भी समझ गए। इमरजेंसी के बाद 3 और उसके बाद 5। ठीक है, हम आगे बढ़ते हुए चर्चा में। गुलिया साहब, आरोपी लगाए गए कि लोगों को बैरिकेड्स लगाकर प्रशासन ने यात्रा में शामिल होने से हरियाणा में रोका, बिजली काट दी गई, जिस बात का रेड्डी साहब ने भी जिक्र किया। आप क्या कहेंगे इन आरोपों पर? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की ओर से तो ये भी कहा गया कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन प्रशासन को ईमानदारी से काम करना चाहिए और अगर इसी तरह से चलता रहा यात्रा में तो विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। नहीं, देखिए वो तो उनका अपना विचार है, वो उठाएंगे नहीं उठाएंगे, लेकिन ज्योति जी जितना जहां तक मैं जानता हूँ, देखिए देश के अंदर कोई भी काम हो रहा है तो हम लोग भी फॉलो करने का काम करते हैं। आप भी इतनी वरिष्ठ पत्रकार, आप भी फॉलो करती हैं। तो ये तो स्पष्ट हो चुका था, राहुल गांधी की जब यात्रा शुरू हुई थी तो उसके बारे में जानकारियां खुद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उपलब्ध कराई थी, ऑफिशियल जानकारी, जिसमें ये कहा गया था कि हमारे जनसेट लेकर के साथ चलते हैं, जनसेट से हम लोग अपनी पावर लेते हैं। तो हमें जब इनकी यात्रा कहीं किसी शहर से दूर या किसी गांव से दूर थी तो इन्होंने खुद बताया, किसी पत्रकार ने इनसे सवाल किया कि लाइट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने जनसेट साथ लेकर के चलते हैं। खैर वो एक जांच का विषय है कि लाइट क्यों चली गई, नहीं जानी चाहिए थी। मैं तो खुद स्वामी मानता हूं, अगर गई थी तो नहीं जानी चाहिए थी, अगर खराब हो गई थी तो ठीक हो जानी चाहिए थी। लेकिन ज्योति जी आप एक चीज देखिए, आप कह रहे छवि खराब करने की बात है। देखिए कोई भी राजनीतिक दल है, पिछली जब यूपीए की सरकार थी तो राहुल गांधी का उसमें बड़ा कद था, इसमें कोई किसी को इनकार नहीं कर सकता, ना मेरे इनकार करने से और किसी और के इनकार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ एक इतना महत्वपूर्ण बिल कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपीए 2 लेकर के आती है, बिल्कुल, और उस बिल को फाड़ देते हैं। उसमें 2 चीजें देखिए राहुल जी, उसमें 2 चीजें, जब वो बिल बन रहा था अगर राहुल जी ने तब उसमें कोई ध्यान नहीं दिया तो ये भी गलत बात है कि इतने महत्वपूर्ण पद पर होते हुए वरिष्ठ सांसद थे उस पार्टी के, और उस पार्टी के मुखिया, आप एक तरह से उनको कह सकते हैं अघोषित मुखिया थे उस सरकार के,
और जब बिल बन रहा था तब आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, वो देखिए, उसके बाद अगर तब ध्यान दिया था तो तब आपको कौन सी सद्बुद्धि आई थी कि आपने लोकसभा में उसको फाड़ दिया। आपकी छवि आपने स्वयं बनाई, आपकी छवि आपने स्वयं बनाई। अगर आपने तब ध्यान नहीं दिया था तो भी गलत था, और एकदम अगर आप अपने आप को हाईलाइट करने के लिए या अपने अलग से चमकने के लिए आपने उसको फाड़ा तो भी गलत। बिल्कुल देखिए, वो राहुल गांधी की छवि के लिए, राहुल गांधी जी राहुल की छवि के लिए एक बहुत बड़ा डेंट था, और सवाल और बहस इस बात को लेकर भी शुरू हो गए थे कि प्रधानमंत्री को कितना सीरियस लिया जाता है, उनकी कितनी चलती है, ये तमाम बहस उस वक्त हुई। लेकिन देखिए मैं तो ज्योति जी मैं तो उससे भी आगे जा रहा हूँ। जब कम से कम वो बन रहा था तब ये चर्चा में क्यों नहीं शामिल होते? इसका मतलब ये इनको अपने देश के करंट अफेयर से, क्या देश के अंदर चल रहा है उससे कोई इनको नाता नहीं है। ये तो सोचने की बात है ना ज्योति जी। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि प्रधानमंत्री जी की छवि डेंट हुई क्या, लेकिन ये अघोषित मुखिया जब बिल बन रहा था तब ये लोग कहाँ थे? अगर ये तब नहीं थे तो तब अपने आप को सुपर हीरो दिखाने के चक्कर में इस देश के प्रधानमंत्री की, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से रहे हो चाहे किसी से भी रहे हो, वो गरिमा का पद है, हम सबों के मान सम्मान का प्रतीक है। वो किस प्रकार से उनका अपमान किया गया, ये किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को ये कितना सम्मान देते हैं। तो ज्योति जी, ये किसी का कहना, चाहे स्वयं राहुल गांधी जी ये बात कहें कि मेरी छवि को खराब करने के लिए नहीं, अपनी छवि के लिए वो स्वयं जिम्मेवार है। वो अच्छी है बुरी है, अब ये निर्णय तो भारतवर्ष के लोग तय करेंगे कि वो कैसी है, लेकिन उसको बनाने में लगभग योगदान स्वयं राहुल गांधी जी का है कि उन्होंने अपनी छवि को कैसा बनाया है। जी रेड्डी साहब, अब चूंकि देखिए हिमाचल में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की और वहां भी भूपेंद्र हुड्डा को चूंकि ऑब्जर्वर बनाया गया और यहाँ भी लगभग फ्री हैंड दिया गया के तो 2024 को लेकर जो दावा किया गया, हुड्डा साहब की ओर से कहा गया कि आने वाला समय और आने वाला चुनाव कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी की ओर से हुड्डा साहब का ही जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ चूंकि किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों के साथ के, युवाओं के साथ के, तो आने वाला समय किसान, मजदूरों का, व्यापारियों और युवाओं का है। क्या कहेंगे? ज्योति जी, देखिए, आपके चैनल पर मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी हरियाणा में आए और वो भी पैदल यात्रा कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको हरियाणा के लोग बहुत कम जानते हैं और मिले हुए भी बहुत कम है। बतौर एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, या उस हिसाब से भले ही जानते हो, लेकिन बिल्कुल आमने सामने नहीं मिले हुए थे। और जब कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए लोगों में एक जुनून पैदा होता है। ये भीड़ केवल मात्र उसका एक रीजन है कि भाई राहुल जी आए हैं, चलो उनसे मिलेंगे, उनको देखेंगे। इस भीड़ को अगर ये सोच रहे हैं कि हम वोट में परिवर्तित कर लेंगे, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। दूसरी बात, ये जो सारे के सारे लीडर, ठीक है, राहुल जी आए हैं, इनके सुप्रीमो है, बॉस है, और जब बॉस आता है तो हर लीडर का नैतिक फर्ज जहां होता है वहां उसके नैतिक फर्ज के साथ साथ उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो उसको स्वागत में जाए और उसके द्वारा जो जिम्मेवारियां लगाई गई है उसको भी अच्छे से पूरा करने का काम करें। ये केवल मात्र इसी वजह से हो रहा है, चाहे सारे नेता इकट्ठा चल रहे हैं, चाहे इस यात्रा के लिए वो अपना जोर आजमाइश कर रहे हुए हैं और जोर लगाए हुए हैं। ये केवल इस यात्रा को सफल बनाने तक का ही कार्य है। जो ही राहुल गांधी जी की यात्रा भारत से, हरियाणा से इसमें पंजाब में चली जाएगी, उसके बाद यहाँ पर फिर वही हाल होने वाला है। आप देखना, इस यात्रा का कहीं न कहीं जो फायदा है, ये मैं मानता हूँ, बिल्कुल खुले मन से मानता हूँ कि राहुल को स्वयं की जो उनकी छवि थी, जो उनका कद था, उसमें जरूर राहुल जी को फायदा मिलेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की उन्होंने यात्रा की है, लोगों से मिले हैं, प्रदेश और देश को देखा है धरातल पर चल करके। इनकी विचार में, इनकी कार्यकुशलता में और इनके कद में जरूर इसका कुछ ना कुछ इजाफा होगा। लेकिन अगर हरियाणा प्रदेश ये सोचता है कि इस यात्रा से हरियाणा प्रदेश में 2024 में हम सरकार बना लेंगे, ये इस गलतफहमी को निकाल दे, क्योंकि हरियाणा में, हरियाणा की जो कांग्रेस है वो कभी अब दोबारा से सत्ता में आने वाली नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से ये बाप बेटा की पार्टी बनी हुई है और अन्य नेताओं को जिस प्रकार से आपने शुरुआत में कहा कि हो सकता है कि राहुल गांधी को देखने के लिए लोग आएंगे, तो ये तो देखिए चौटाला साहब जब बोलते हैं, संबोधित करते हैं, तो बड़ी संख्या में रैलियां हमेशा कामयाब रही लोक दल की, इनेलो की, लेकिन सरकार में आप लोग भी नहीं आ पाए, क्योंकि लोग सुनने के लिए आ जाते थे लेकिन वोट नहीं करते थे शायद। तो ठीक उसी तरह से आपने कहा कि देखने के लिए लोग आए होंगे, लेकिन जरूरी नहीं इसको वोट में कन्वर्ट कर पाए। 5 सेकंड
जी नहीं, 5 सेकंड बोलिए। चौटाला साहब हरियाणा प्रदेश के निवासी हैं, वो हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनको देखने के लिए नहीं, उनको सुनने के लिए आते हैं, उनके प्यार में आते हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए। वो अच्छे वक्ता हैं, उनको सुनने के लिए लोग रैलियों में आते हैं। और सालों से आप लोग सत्ता से बाहर के, लेकिन रैलियां फिर भी कामयाब हुई। ठीक उसी तरह हरियाणा के लिए नए नहीं है, वो हरियाणा के बीच के आदमी। सर मैंने यही कहा कि उनको सुनने के लिए लोग आ जाते हैं। वोट में कन्वर्ट करने की बात का आपने कहा कि उनको देखने के लिए आए होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वोट करें। ठीक है राजकुमार जी, बार बार राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा का नाम मंच से लिया, बार बार उनका जिक्र किया, उनकी ओर से पहले कही गई बातों का भी जिक्र किया गया। तो क्या ये भी संदेश देने का प्रयास किया गया कि अब भी राहुल गांधी की पसंद है, या फिर आने वाले समय में भी भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड देने वाली है कांग्रेस? क्या संदेश आप देख रहे हैं? समय संभव नहीं होगा, शायद उचित भी नहीं है जी, लेकिन हाँ, हरियाणा में कांग्रेस के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बेहतर विकल्प हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं ना। कांग्रेस की बात करें हम लोग हरियाणा में, लेकिन समस्या फिर वही आती है कि बाकी जो उनके विरोधी हैं, चाहे कुमारी शैलजा का नाम ले लें, रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम ले लें, किरण चौधरी का नाम ले लें, ये लोग भी ऐसे हैं जो आला कमान के, या सीधे तौर पर कहें तो 10 जनपद के नजदीक रहते हैं, नजदीकी रिश्ता है इनका, उनके विश्वस्त लोगों में गिनती होती है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इसको कांग्रेस की समझदारी कह लीजिए या हरियाणा में मजबूरी कह लीजिए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ये समझना पड़ेगा, या समझाया गया होगा कि उनको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबको साथ लेकर कितना चल पाते हैं, बाकी लोग कितना दिल से उनके साथ चल पाते हैं। और कांग्रेस 2024 में जब चुनाव होगा तब तक अपने संगठन को क्या रूप दे पाती है, राजनीतिक मुद्दों को क्या रूप दे पाती है, क्योंकि उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होना है, जिसके गठबंधन में इसमें जज्बा भी भागीदार है। उन दोनों का अपना अपना जनाधार है। और फिर 8 साल का जो सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, उस पर जो भी करे, कोई गंभीर सवालिया निशान उस पर नहीं है, कोई गंभीर आरोप उस पर नहीं है। तो 2024 की तस्वीर बहुत सारी चीजों पर निर्भर करेगी। जी गहलोत जी, हिंदी भाषी राज्यों में जब से राहुल गांधी आए हैं, कांग्रेस ये कहती है कि अब आप लोग घबरा गए हैं, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों से ही बीजेपी मजबूत हुई थी। और अब जिस तरह से कांग्रेस के साथ, जो कि कांग्रेस का ही दावा है, एक सैलाब उमड़ा है, तो डर के बीजेपी में राहुल गांधी को देखने आए और एक मीडिया में प्रचार हो गया कि राहुल गांधी की शक्ल बदल गई और दाढ़ी वाले बाबा के रूप में शक्ल हो गई, तो उसको देखने के लिए भी आए। और अच्छा। आपने एक पहले सवाल किया था कि छवि खराब होने की बात। देखिए, कोई आदमी ऐसे काम करेगा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इन्होंने सवाल उठाए, सोमनाथ मंदिर बनने की बात हुई, उसको रोकने का काम किया, जब राम मंदिर बनने की बात आई उसमें अड़ंगा डालने का काम किया, और अभी पीछे जो हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों को पीट कर भगाने का काम किया, उसमें भी इन्होंने सवाल खड़ा किया। जब 370 को हटाने की बात आई तब भी इन्होंने सवाल खड़ा किया। तो ये अपनी छवि खराब करने के लिए खुद जिम्मेवार है, कोई दूसरा आदमी क्यों इसकी छवि खराब करेगा? कोई इम्पोर्टेंस उनकी है नहीं, उनके सबको पता है कि उनको ना तो संस्कृति का पता है, वो आटे को भी लीटर में बोलते हैं, उनको सारी हमारी संस्कृति का से कोई लेना देना नहीं है। वो 6 महीने विदेशों में रहते हैं और 6 महीने मुश्किल से यहाँ रह पाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, इस यात्रा के बाद भी अभी कल परसों आप देख लेना कि वो कहाँ होंगे, वो आपको भारतवर्ष में नहीं मिलेंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आदमी जहाँ भी जा रहा है, चाहे वो गुजरात में गया चाहे दूसरे जगह गया, वहाँ कांग्रेस का जब सुपड़ा साफ हो रहा है तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ सुपड़ा साफ होता जाएगा कांग्रेस का। और मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ तो एक भूपेंद्र हुड्डा और राहुल, ये दोनों ही मिलने के बाद तो जहाँ भी ये जाएंगे। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, आपने हिमाचल की बात करी, ये तो चुनाव के बाद ऑब्जर्वर लगाए, ये तो यूपी में भी गए थे, यूपी में 397 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। देखिए, जहाँ पर ये लोग जाते हैं, अब कांग्रेस का तो कोई वो वजूद रहा नहीं,
ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। इनके कहीं भी आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ठीक है, तरह से नहीं हिमाचल में तो भूपेंद्र हुड्डा कैंपेनिंग के लिए भी गए थे, ठीक है। जोगेंद्र मोर जी गुटबाजी को लेकर बात कर लें। राजकुमार जी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं हाईकमान के लिए जरूरी लगा लीजिए या फिर मजबूरी लगा लीजिए, उनको फ्री हैंड दिया गया के, लेकिन दूसरे बड़े नेताओं को साथ नहीं ला पाते हैं। आप तीनों दिन की यात्रा को लेकर ये बता दें, क्या हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता इसमें थे? क्योंकि किरण चौधरी को लेकर पहले दिन तो सवाल पूछा गया, अब तक जो विजुअल सामने आई हैं, तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें नजर नहीं आई हैं। अगर वो थी मौजूद तो हमें आप बता दें। ऐसा नहीं है और सभी एकजुट है, किसी प्रकार की कोई देखो, हमने एक बात कही है, कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है, इनकी तरह गला नहीं घोटते, आवाज बंद नहीं करते। इन्होंने तो अपने वरिष्ठ नेताओं का क्या हाल किया है, ये भारतीय जनता पार्टी देख ले। और ये जो बात कह रहे हैं कि किसानों से 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, प्रधानमंत्री का एक बयान तक नहीं आता है। आज बेरोजगारी, ये वही लोग हैं, 15 लाख का नारा देने वाले लोग हैं, काला धन का नाम देने वाले लोग हैं, और जिनके ऊपर ईडी वगैरह थी उनको अपने यहाँ लाकर उनको साफ क्या वॉशिंग मशीन है क्या भारतीय जनता पार्टी की, जिसके अंदर जाके व्यक्ति जो है वो साफ हो जाएगा। और रही बात इनके जैसा गालियां कर देते हैं आपस में, इनके यहाँ पे गुटबाजी नहीं है क्या? जेपी नड्डा के बारे में वहां पर प्रधानमंत्री ने जिसको फोन करके ये कहा कि मतलब आप चुनाव मत लड़ो, और उसके बाद में उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने जेपी नड्डा के ऊपर आरोप लगाए। इनके यहाँ गुटबाजियां नहीं है क्या? इनके यहाँ क्या स्थितियां होती हैं? राजनाथ जी के वहाँ मतलब जो योगी आदित्यनाथ है उनके अंदर क्या स्थितियां हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है। उन्होंने कहा कि खड़गे जी को बना दिया, खड़गे जी को हमने चुनावी प्रक्रिया के तहत बनाया है, हमने तो खड़गे जी का चुनाव हुआ, पूरे डेलीगेट ने चुनाव लड़ा, और शशि थरूर ने, और कांग्रेस पार्टी में ये रहा है कि कांग्रेस पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है। हाँ, एक निर्णय होने के बाद उसके बाद हाईकमान पर छोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो आज में आपने तो एक सितंबर में इमरजेंसी लगा रखी है, अब देखो ना कैसी क्या हालत कर रखी है, मीडिया की क्या हालत कर रखी है। एक व्यक्ति की जुबान वो करने के लिए आपने तो सरेआम ये कर रखा है। आज देश के अंदर हालत क्या है, ईडी और सीबीआई और सबके सब सारे के सारे चीजों का दुरुपयोग करके क्या हालत देश बना रखी है, किसी भी व्यक्ति की बोलने तक कीमत नहीं है। और आप किरण चौधरी को लेकर जो सवाल पूछा उस पर बताएं ना, पूर्व मंत्री और तोशाम विधायक साथ ठीक है, ऐसा नहीं है कि किरण चौधरी का कोई बयान आया क्या किसी प्रकार का? नहीं, अभी हमने इससे पहले भी डिबेट की तो एक प्रवक्ता की ओर से पूछा गया कि जेजेपी प्रवक्ता की ओर से पूछा गया, वो पैनल पर थे कि किरण नजर नहीं आई, और बयान तो आदमपुर बाई इलेक्शन के बाद उनके बहुत सारे आए हैं, तो आप बता दीजिए। बहुत से नेता भी नजर आ रहे होंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो मतलब किस वक्त क्या है कि वो अपनी व्यवस्थाएं हो सकती है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ती हूँ। जेजेपी प्रवक्ता गुलिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी कमेंट आपका गुलिया साहब। देखिए ज्योति जी, एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि जब भी राष्ट्र के गौरव की बात आई है या सेना के जवानों के रूप में अपना सर्वस्व बलिदान करने की बात आई, हरियाणा प्रदेश सर्वदा अग्रणी रहा है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कितने जवानों ने, हरियाणा के भाइयों ने अपनी शहादत दी है, हमारी बहनों ने अपनी राखी भेजी जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए, हमारी बहनों ने अपने मंगलसूत्र भेजे कि भारत का हिस्सा रहे, कितने जवानों ने कुर्बानियां दी, कितनी माओं ने अपने लाल भेजे। आज जब 370 हटा करके, धारा को 370 को हटा करके उसको भारत के साथ जोड़ने का काम, तो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से क्या प्रक्रिया आई कि नहीं हम इसको दोबारा से लागू करेंगे, तो ये कुछ लोगों को जाने के लिए नहीं इसका। तो हरियाणा प्रदेश के लोग ये सारी चीजें समझते हैं कि देश को तोड़ने की बात कौन करता है और देश को जोड़ने की बात कौन करता है। देखिए इस चीज के अंदर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये बात किसी राजनीतिक दल की, हम गठबंधन के साथी हैं इसीलिए तारीफ करने की बात नहीं है। ये कुछ चीजें थे, ये कुछ मसले थे जो हल होने ही चाहिए थे, और ये एक आम हरियाणवी के दिल के नजदीक थे, क्योंकि हमारे प्रत्येक गांव से, प्रत्येक घर से, कोई घर ऐसा हरियाणा प्रदेश का छूता नहीं रहा होगा ज्योति जी जिसके अंदर से कोई सैनिक सेना के अंदर या वो
सेना के अंदर ना रहा हो या देश के लिए अपनी सेवाएं ना दी हो, और बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया है कि ये ऐसी कश्मीर भारत का अभिन्न रहे। और जब आज उसकी ओर कदम और 2 कदम आगे बढ़े, एक धारा जो उनको हमसे अलग करती थी उसको हटा गया, तो कांग्रेस की सोच क्या रही, इनकी प्रवृत्ति क्या रही, तो आम हरियाणवी इन सारी चीजों को सोचता है। नारा कोई कुछ भी दे कि हम देश को तोड़ने के पक्षधर नहीं है, हम देश को एक करने के पक्षधर हैं, लेकिन ये चीज तो इनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस का प्रवक्ता जवाब दे कि ये रखने के पक्ष में है कि हटने के पक्ष में है, ये धाराएं रहनी चाहिए कि ये हटनी चाहिए, ये तो इनको जवाब देना पड़ेगा, ये लोग इनसे पूछेंगे। जी विजेंद्र रेड्डू जी, आखिरी कमेंट आपका। मैं ये कहूंगा कि राजकुमार जी कह रहे थे कि सरकार के ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार के ऊपर जितने आरोप है शायद किसी सरकार के ऊपर नहीं लगे होंगे। आज हमारा प्रदेश जो है बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, एजुकेशन में, शिक्षा में, सभी में लगातार पिछड़ता जा रहा है। और 4-5 दिन पहले एक सर्वे आया था, सामाजिक समरसता का वो सर्वे था, उसमें भी हरियाणा प्रदेश जो है सबसे पीछे चला गया है। आज प्रदेश के हालात बहुत खराब इस सरकार ने करने का काम किया है, इसलिए ये छोड़ दे इस बात को कि 2024 में दोबारा से आने जा रहे हैं। एक सलाह मैं भूपेंद्र जी को भी दूंगा। इन्होंने कहा कि मैं भी विदेश में गया था और मैंने आकर के काफी दिनों तक सर्दी नहीं लगी। बुढ़ापे में गलती दोबारा मत करना भूपेंद्र जी, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जहां इस जो यह यात्रा थी, इस यात्रा के ऊपर यदि कांग्रेस पार्टी ये अपने मन के लड्डू फोड़ रही है कि हरियाणा में बहुत बड़ा जनाधार इनका बढ़ गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी मजबूती के साथ आज हरियाणा प्रदेश में आगे आ रही है और 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हरियाणा होगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा की होगी। जी राजकुमार जी, पहले 3 जिले, अगले चरण में जीटी रोड बेल्ट को कवर किया जाएगा, एक बड़ा हिस्सा हरियाणा का कवर करने वाले हैं राहुल, आखिरी कमेंट। देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा कि इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को लाभ ही होगा। राहुल गांधी को लाभ ये होगा कि वो जनता से जुड़ रहे हैं, जमीनी समस्याओं को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जो एक उनकी धारणा थी वो टूट रही है। दूसरी बात, आपने जैसे क्षेत्र की बात कही, पहली यात्रा में पहला चरण है वो लगभग दक्षिणी हरियाणा के हिस्से में रहा है और दूसरा जीटी रोड पर रहा। वो एक रूट की सुविधा भी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस की नीति वही है कि जहां वो पहले मजबूत रही है वहां अपने आप को मजबूत करे। हरियाणा में जिन क्षेत्रों में संभावना नजर आती है वहां अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करे। लेकिन सवाल फिर वही है, एकजुट होने के बाद ही कांग्रेस भाजपा को चुनौती दे सकती है। बिल्कुल, जो बार बार बीजेपी भी कहती है कि पहले परिवार को जोड़ लो, पहले पार्टी को जोड़ लो, संगठन को जोड़ लो, इसके बाद कांग्रेस को जोड़ लेंगे, कांग्रेसियों को जोड़ लेंगे तो चुनौती दे पाएंगे। चलिए सभी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी ने वक्त निकाला, चर्चा में आप सब जुड़े। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बात की, चूंकि 3 दिन तक राहुल हरियाणा में थे, 3 जिलों को कवर किया गया। आज रात्रि ठहराव भी फरीदाबाद में है, उसके बाद दिल्ली और पहले चरण का समापन होगा। तो हरियाणा कांग्रेस को चुनावी लिहाज से कितना फायदा आने वाले दिनों में मिल सकता है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। और जो आपने हरियाणा में हमारा स्वागत किया, जबरदस्त स्वागत आपने हमारा किया, इसको हम कभी नहीं भूलने वाले हैं।